हेलो एनिमे लवर्स। एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट का एपिसोड 11 आने में थोड़ी देरी हो गई क्योंकि बीच में नोरागामी एनिमे की एक्सप्लेनेशन भी मैंने डाली थी और ये एनिमे भी काफी अच्छा है। आई बटन में आपको इसका लिंक मिलेगा, चेक जरूर करना। तो अब एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट का एपिसोड 11 शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अभी वीडियो को लाइक कर दो जिससे वीडियो यहाँ सेव हो जाती है और ये चैनल अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करना। एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट के एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हम हारुतो और सार्लेट को देखते हैं जो कि सोकर उठते हैं और वहीं पर हारुतो तो अपनी क्लासेस के स्टार्ट होने की वजह से दुखी था। तभी सार्लेट उसको एक्सप्लेन करने लगते हैं कि आज उसका शेड्यूल कैसे रहने वाला है। वो उसको चार्ट दिखाकर बताती है शायद एग्जाम के बेसिस पर आपको क्लास सी में रखा गया है और जो कि एक मिडिल क्लास है और क्लासेस रेगुलर एग्जाम के बेसिस पर सफल होती रहती है। तो इस बात से सार्लेट श्योर है कि ये पक्का बहुत जल्दी क्लास ए में पहुंच जाएगा। जिसके बाद हारुतो और भी करिकुलम को देखता है और शौक रह जाता है इस बात से कि वो तो काफी ज्यादा अपर ग्रेडेड क्लासेस है, ये तो मुझे कुछ ज्यादा ही हार्ड लग रही। तो सार्लेट कहती है मैंने इसको आपके लिए चुना है क्योंकि मुझे पता है कि ये आपके लिए काफी इजी रहने वाले हैं। ये बात सुनकर हारुतो सोचता है वो इस मौके का यूज कर सकता है अपने एडवांटेज के लिए। अगर वो ऐसी क्लासेस को चुनेगा तो टीचर्स को उसके ऊपर काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी, लेकिन अगर मैं जानबूझकर ही अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा तब तो ये लोग मुझको निकाल ही देंगे। और हारुतो को ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है। वो वहाँ से जा ही रहा होता है तभी सार्लेट उससे गले मिलती है और सार्लेट उसे गले लगाते हुए दुआ करते हैं कि आज का उसका दिन अच्छा जाए। और अब अगले सीन में हारुतो अपने रूम में आ चुका था जहाँ पर उसे इरिस दिखाई देती है और वो उसको गुड मॉर्निंग कहती है और वो लीजा के बारे में पूछती है कि ये कौन है। तो वो बताता है कि मेरी अटेंडेंट लीजा है। तो इस बात से उस लड़की को भी अंदाजा हो चुका था कि आखिर क्या है, लेकिन वो इसके बारे में कुछ ज्यादा सवाल नहीं पूछती। तो वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है मेरा नाम इरिस है और मैं हारुतो की दोस्त हूँ और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और वहीं लीजा को इरिस थोड़ी अजीब सी लग रही थी। जिसके बाद अब वो दोनों हाथ मिलाते हैं और अब अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग स्कूल पहुंच जाते हैं और वहाँ हमें पता चलता है कि लीजा क्लास ए में है और वो ये बात सुनकर काफी हैरान है कि हारुतो जैसा स्किल पर्सन क्लास सी में है। इरिस कहती है कि मैंने सुना है कि रिटर्न एग्जाम ग्रेड्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, तो मुझे यकीन है हारुतो कि तुम जल्द ही क्लास ए में आ जाओगे। और ऐसा बोल के इरिस अपनी क्लास की ओर चली जाती है और फिर लीजा हारुतो से पूछती है कि क्या सच में वो एक इंसान है, क्योंकि उसको इतना पास से ऑब्जर्व करने के बाद भी मैं पता नहीं लगा पाई कि वो डीमन है या इंसान। तो हारुतो कहता है जितना मुझे पता है वो कोई डीमन तो नहीं है और ना ही कोई इविल, हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस बात को छोड़ दो। तो लीजा भी उसकी बात मान जाती है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो अपनी क्लास सी में आ जाता है। जैसे वो एंटर करता है वो देखता है कि सब बच्चे तो उसी को घूर रहे हैं और ये देखकर वो घबरा जाता है और सोचता है आखिर ये लोग मुझको घूर क्यों रहे हैं। ऐसा क्या कभी आपके साथ हुआ है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वो अब जाता है और अपनी सीट पे बैठता है और उसको याद आता है अरे हाँ, मैं तो स्नाइडल को हराने की वजह से पूरे स्कूल में पॉपुलर हो चुका था और शायद इसी वजह से ये लोग मुझको देख रहे होंगे। और फिर टीचर कहते हैं चलो क्लास शुरू करते हैं और ये क्लास पांचों क्लास में से सबसे बीच वाली क्लास है जिसमें मीडियम ग्रेड के स्टूडेंट्स आते हैं। इसका मतलब कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है अपर ग्रेड क्लास में जाने के लिए, लेकिन तुम लोअर ग्रेड क्लास में भी आ सकते हो और इसी चीज को देखने के लिए आज मैं तुम्हारा एक टेस्ट लेने वाला हूँ। ये सुन के हारुतो सोचता है टेस्ट तो इतनी जल्दी आ गया और यही मेरा बड़ा चांस होने वाला है और मैं इस टेस्ट में फेल होके सबको दिखा दूंगा कि मैं कितना ज्यादा बेकार स्टूडेंट हूँ और तब तो इनको मुझे स्कूल से बाहर निकालना ही पड़ेगा। और फिर हम आगे देखते हैं कि अब टेस्ट शुरू हो चुका था और जब हारुतो अपना क्वेश्चन पेपर देखता है तो सोचता है इस क्वेश्चन का जवाब तो मैंने अपनी बहन सार्लेट के साथ पढ़ा था। उसने अपनी एजुकेशन स्टार्ट करी थी और उस समय तो काफी ज्यादा यंग थी और ये सवाल तो उसने सिर्फ 6 महीने में पढ़े थे। आखिर टीचर इतने आसान सवाल देकर करना क्या चाहता है? इन सवाल को तो कोई दूध पीता बच्चा भी सॉल्व कर देगा। आइडिया अब मुझे समझ आया कि टीचर क्या करना चाहता है। सबसे पहले उसने सभी बच्चों को थ्रेटन किया और फिर इतने ज्यादा इजी क्वेश्चंस देकर वो ये श्योर करना चाहता है कि उनका क्वेश्चन का सॉल्व करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। हारुतो सोचता है कि अगर मैंने इतने आसान सवाल का जवाब भी गलत दे दिया तो इन लोगों को पक्का शक हो जाएगा और अगर ऐसी बात है तो मैं अपना एम सिर्फ 60 मार्क्स का रखूंगा। और ऐसा सोचने के बाद वो अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने लगता है। और फिर अब सीन में हम देखते हैं कि टेस्ट का टाइम ओवर हो चुका था और टीचर सबके टेस्ट से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट भी लग रहे थे क्योंकि क्लास में सबका रिजल्ट तो काफी खराब आया
है क्लास में एवरेज नंबर सिर्फ 20 मार्क्स है और टीचर इस बात से खुशी नहीं है क्योंकि वही अपर ग्रेड बी वाले बच्चे इसमें 50 मार्क्स ला सकते थे। ये सुन के हारुतो शॉक रह जाता है। तभी क्लास टीचर उठ के कहते हैं सिर्फ एक ही बच्चा है जिसने हमारी क्लास में 60 स्कोर किया है और वो बच्चा है हारुतो ज़ेनफेस। और ये सुनकर तो हारुतो कुछ ज्यादा ही शौक रहता है और फिर सभी बच्चे उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। और ये सब देखकर हारुतो सोच में पड़ जाता है आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या मुझे ही सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन पेपर मिला था। फिर हारुतो को रियलाइज होता है ऐसा कुछ नहीं है, असल में इन लोगों का ही एकेडमिक लेवल काफी लो है और न ही ऐसी बात है कि मैं काफी ज्यादा एडवांस हूँ, बल्कि जो मेरी छोटी बहन है वो ही काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। और वहीं पर जो टीचर होते हैं वो कहते हैं तुम तो अमेजिंग हो, मैं तुम्हारा बंदोबस्त कराता हूँ कि तुम क्लास ए में जाओ। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो क्लास ए में आ जाता है और वहाँ पर उसे इरिस और लाओस मिलते हैं और वो उसको पकड़कर अपने बेंच पे ले आते हैं और वो उसी के साथ बैठ जाते हैं। और लाओस इरिस से कहता है कि तुम उसके साथ चिपकना बंद करो, जिस पर इरिस कहते हैं कि हारुतो के सबसे करीब तो तुम ही हो। और ये बात सुन के लाओस उस पर गुस्सा हो जाता है और अब वो दोनों लड़ने लगते हैं। और ये सब देखकर हारुतो अपने मन में सोच रहा होता है आखिर हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक टीचर आ जाती है और वो अपना इंट्रोडक्शन ओराटोरिया वेलकम के नाम से देती है। वो हारुतो, लाओस और इरिस की ओर उंगली करती है और कहती है और ये टीचर एलिमेंटल थ्योरी में एक्सपर्ट है। वो उनकी ओर उंगली दिखा के कहते हैं तुम लोग अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर हो और तुम्हें इतनी जल्दी एडवांस क्लास के लिए साइन अप भी कर दिया। और तुम लोगों की इतनी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरी क्लास में फर्स्ट डेस्क पर बैठकर आपस में बात कर रहे हो। अगर तुम लोगों ने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें लात मारकर बाहर निकाल दूंगी। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि क्या तुमने उस चश्मे वाले प्रोफेसर की लैब ज्वाइन करी है। जिस पर हारुतो कहता है हाँ ज्वाइन तो करी है, पर क्या हुआ। ये सुन के वो टीचर कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम पर कड़ी नजर रखूंगी और तुम लोगों को काफी खतरनाक पढ़ाऊंगी। और इसके बाद वो लेसन में पढ़ाना शुरू करती है मेन एलिमेंट और सब एलिमेंट। वो इरिस को आगे बुलाकर उसके हाथ को क्रिस्टल पर रखने के लिए कहती है। तो जब इरिस क्रिस्टल पे हाथ रखती है तो क्रिस्टल ग्लो करता है तो उसका स्टेटस बाहर आ जाता है। और फिर टीचर कहती है तो तुम्हारे पास तो सारे एलिमेंट हैं, ये तो कमाल की बात है, लेकिन ये काफी शर्म की बात है कि तुम्हारा माना लेवल सिर्फ 5 है। तुम मेरी रिसर्च लैब ज्वाइन करो और मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारा माना लेवल बढ़ा दूंगी। लेकिन इरिस उसको मना करके वहाँ से चली जाती है। और फिर टीचर उन्हें लेसन पढ़ाना शुरू करती है कि जो सबसे ऊपर एलिमेंट दिखता है वो मेन एलिमेंट कहलाता है। तो इसके नीचे जो हमको एलिमेंट्स दिखते हैं ये सारे इरिस के सब एलिमेंट्स हैं। और ये क्रिस्टल हमें सिर्फ इतना ही बताता है अगर हम किसी के मेन एलिमेंट को 100% कर देंगे तो कोई इंसान बाकी के सब एलिमेंट्स कैसे कंट्रोल कर पाएगा। पर पहले रिसर्च हुई है लेकिन फिर पता चला है कि ये करना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये सुनने के बाद हारुतो अब इरिस के ऊपर अपना माना कैलकुलेटर यूज करता है और अब उसके सामने इरिस का सारा स्टेटस सामने आ जाता है। इसके बाद अब टीचर कहती है कि क्वांटिफिकेशन आखिर इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है। इमेजिन करो कि फायर तुम्हारा सब एलिमेंट है और तुम मसल एनहेंसिंग स्पेल यूज करते हो और तुम देखते हो कि इस मसल एनहेंसिंग का स्पेल उस फायर स्पेल से ज्यादा है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? लाओस तुम इसका जवाब दो। लाओस थोड़ा सोचता है और फिर कहता है क्या इसका डिग्री और प्रोफिशिएंट से कुछ लेना देना है? मसल एनहेंसमेंट को बार बार यूज करके क्या आप उसको मास्टर कर सकते हो? उनके टीचर कहते हैं कि इतना बुरा भी तरीका नहीं है प्रॉब्लम को अप्रोच करने का और रिसर्च के अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर गलत है। ये सुन के हारुतो कहता है मतलब ये हिडन प्रॉपर्टीज की वजह से हुआ है। ये सुन के टीचर शॉक रह जाती है और उसके पास आती है और कहती है तुमने अभी अभी क्या कहा? ये सुन के हारुतो घबरा जाता है और सोचता है क्या मैंने कोई गलती कर दी? मेरे माना कैलकुलेटर ने मुझे कुछ अजीब टर्म दिखाई है और मैंने उन्हें हिडन प्रॉपर्टीज का नाम दिया है और मैंने इसके बारे में सिर्फ शार्लेट और बाकी सब लोगों को ही बताया है। टीचर अब दोबारा हारुतो से गुस्से में कहते हैं कि मुझे जल्दी से जवाब दो। तो हारुतो कहता है मुझे लगता है कि हिडन प्रॉपर्टीज होती है जो कि एलिमेंट्स को सबऑर्डिनेट्स करती है। एग्जांपल के तौर पर अगर फायर एलिमेंट के पास कोई यूनिक प्रॉपर्टी है एनहेंसमेंट की तो वो सिर्फ एनहेंसमेंट के स्पेल को ही इंक्रीज करेगी। ये सुनकर टीचर काफी ज्यादा शौक रहती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है ये सब तुम्हें कैसे पता? वो कहती है ये कटिंग एज रिसर्च है। तो हारुतो कहता है ये किस चिड़िया का नाम है? तो टीचर कहती है वो एक मिस्टीरियस पर्सन है जो कि कुछ सालों पहले इरेगुलरली रिसर्च पेपर भेजता था और वो रिसर्च पेपर हमारे जनरेशन के आगे के टाइम के थे और जिनमें ना देखी हुई एलिमेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बातें थी। वो इससे कहती हैं कि ये चीजें इतनी ज्यादा सीक्रेट है कि हमें इसके लिए काफी ज्यादा सावधानी से काम करना पड़ता है और इसके बारे में हमने रॉयल कैपिटल को भी खबर नहीं दी। तो ये सब तुमको कैसे पता चला? आखिर तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट कैसे हो सकता है? और उस चश्मे वाले प्रोफेसर को छोड़कर तुम मेरी लैब में आ जाओ और तुम मेरे अंडर काम करो। तो हारुतो उसको मना कर देता है। तो टीचर अब उससे कहने लगते हैं कहीं तुम ही तो वही वीवोला नहीं हो? तो हारुतो अब हंस के कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? वो सोचने लगता है आखिर ऐसा कमाल का नाम किसने रखा होगा और फिर हमें पता चलता है ये नाम तो शार्लेट का है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो और इस प्रोफेसर के पास जाते हैं उसकी लैब ज्वाइन करने के लिए और इस बात से प्रोफेसर पोल्कस काफी ज्यादा खुश होती हैं। और इसी
बात पे वो पार्टी करने का डिसाइड करती हैं, तो वो लोग खाना लेने चले जाते हैं। और अब हम सीन में देखते हैं कि इरिस और हारुतो एक जगह बैठे होते हैं, लेकिन हमें पता चलता है ये असली हारुतो नहीं है, ये तो उसका क्लोन है, क्योंकि असली वाला हारुतो तो थका हुआ था, तो इसीलिए उसने अपने क्लोन को भेज दिया। तभी क्लोन कहता मैंने एप्लीकेंट फॉर्म तो दे ही दिया है, तो अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उनको पोलकस की आवाज सुनाई देती है। वो लोग अब जल्दी वहाँ पे जाकर देखते हैं कि पोलकस तो एक बोरी से टकरा गई है। ये देखकर हारुतो कहता है कि क्या ये कोई मर्डर केस है। वो गौर से नोटिस करता है और उसे रियलाइज होता है ये तो स्नाइडल है। तभी प्रोफेसर कहती है अरे हाँ, मैं तो इसके बारे में भूल ही गई, ये तो कल ही यहाँ पर आया था। और ये बता रहा था कि इसके ऊपर कोई अजीब सी स्पेल लगी है, तो ये कह रहा था उसको देखने के लिए। और वो ऐसा मैजिक था जो कि इसने कभी नहीं देखा था, तो इसने कहा शायद से ये एंशिएंट मैजिक होगा। प्रोफेसर कहती है अच्छा ही हुआ जो कि यहाँ पर आ गया, तो अब हम देख पाएंगे कि ये कौन सा एंशिएंट मैजिक है। इसके बाद अब वो इरिस को स्नाइडल के कंधे को टच करने के लिए कहती है। इरिस उसके कंधे को टच करके बताती है यहाँ पर तो जैसे कोई सॉलिड चीज अटैच है। प्रोफेसर कहती है हाँ, यही चीज इसको दर्द करती है। और जबकि यहाँ तक कि जब कोई इसको हील करता है तब भी ये कुछ इस तरह से है जैसे कोई सिलेंडर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और वो भी इसके कंधे के बीच में, जो कि काफी तेजी से होता है और इसको दर्द होता है। प्रोफेसर अब कहती है सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है जब मैं इस पर ये चीज टच करती हूँ तो ये इसके आर पार हो जाती है और देखने से ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर कोई चीज है ही नहीं। वो अब इरिस से कहती है तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है, तो इरिस कहती है शायद से ये नॉन एलिमेंटल मैजिक है, जिस पर प्रोफेसर खुश होकर उसको शाबाशी देती है और कहती है तुम्हारा जवाब सही है, और कहती है कि एक बैरियर है जो कि नॉन एलिमेंटल मैजिक का यूज करके बनाया गया है। और ये बात सुनकर हारुतो का क्लोन हैरान होता है कि प्रोफेसर ने इतनी जल्दी सब कुछ पता लगा लिया। और अब प्रोफेसर हारुतो से कहते हैं क्या तुम मुझे एंशिएंट और मॉडर्न मैजिक का सबसे बड़ा डिफरेंस बता सकते हो, जिस पर क्लोन कहता है हाँ, जो एंशिएंट मैजिक होता है वो सबसे ज्यादा पुराना होता है। ये जवाब तो काफी बुरा था। जिस पर इरिस कहते हैं कि एंशिएंट मैजिक नॉन एलिमेंटल मैजिक होते हैं और जो कि किसी एक एलिमेंट पर बाउंड नहीं होते हैं, और एंशिएंट मैजिक लॉस्ट मैजिक है और उनके अंदर काफी ज्यादा मिस्ट्रीज हैं। तब प्रोफेसर कहती है हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि उनको बिना माना सप्लाई के मेंटेन किया जा सकता है, और अगर स्नाइडल के ऊपर मॉडर्न मैजिक यूज किया जाता तो वो आधे दिन में ही खत्म हो जाता, लेकिन इसको इस पर लगे हुए लगभग 1.5 दिन हो चुका है और अब तक ये हटा भी नहीं है। इस बात से इरिस हैरान होकर कहती है कि आज के मॉडर्न टाइम में भी कोई एंशिएंट मैजिक का यूज कर सकता है। तब प्रोफेसर कहते हैं ये तो बस मेरी एक छोटी सी थ्योरी है, तुम्हें कम से कम लेवल 80 के अबव होना होगा इसको यूज करने के लिए। और अब बात आते है इस क्वेश्चन की कि इसके ऊपर किसने ये स्पेल कास्ट किया होगा। तब इरिस कहते हैं ये मैंने नहीं किया क्योंकि मैं इतने एडवांस मैजिक का यूज नहीं कर सकती। तो प्रोफेसर कहती है ठीक है, मैं तो तुम पर विश्वास करती हूँ, लेकिन स्नाइडल ने ये बात मेंशन जरूर की थी कि जब ये सब हुआ तो उसके घर पे तुम थी। जिस पर इरिस कहती है मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसके ऊपर ये स्पेल का किसने यूज किया। जिस पर प्रोफेसर कहती है अगर ऐसी बात है तो अब हम इसी से पूछेंगे, रात में तो इसने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन इस समय तो मैं जान कर रहूंगी। और ऐसा बोल के प्रोफेसर अब उसको थप्पड़ मार मार के उठाने लगती है, जिसके बाद अब उसको होश आ ही जाता है। अरे कोई भी उसको ऐसे मारने पर हो तो आ ही जाएगा। और फिर वो स्नाइडल और इसको देखकर कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पता तो है ना मैं कौन हूँ। तब प्रोफेसर कहती है हाँ, हम सबको पता है कि तुम कौन हो, और अब तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे ऊपर के इस स्पेल को नहीं हटा सकती, इसका मतलब कि तुम्हारा स्पेल वही हटा सकता है जिसने कास्ट किया है, तो अब चुपचाप से बता दो कि किसने किया है। तो स्नाइडल कहता है मुझे भी नहीं पता कि किसने किया है, वो जो भी आदमी था उसकी एक अजीब सी आवाज थी और उसने काले कपड़े पहने थे। ये सुनकर प्रोफेसर कहती है अगर तुम कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छे से रिवील नहीं करोगे तो तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी, कुछ ऐसी ही बात है ना। और वो कहते हैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मुझे एक आदमी पे शक जाता है, और अब वो हारुतो से बात करने लगती है। और वो कहती है मैंने सुना है कि जहाँ पे तुम रहते हो वहाँ पे काफी साल पहले से एक हीरो ऑफ जस्टिस आया है, और स्नाइडल की दी हुई इन्फॉर्मेशन से वो आदमी बिल्कुल हीरो ऑफ जस्टिस से मैच कर रहा है। क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है? जिस पर हारुतो कहता है नहीं, मुझको नहीं पता कि वो कौन है। फिर प्रोफेसर कहती है पहले तो सिर्फ तुम्हारे वाले एरिया को ही ऑपरेट करता था, लेकिन जब से तुम रॉयल कैपिटल में आए हो उसको रॉयल कैपिटल के पास भी देखा गया है। तो क्लोन कहता है शायद उसका कोई काम हुआ जिस वजह से वो वहाँ पर आया होगा, इसके बारे में मुझे क्या पता। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कितनी इंटरेस्टिंग बात है, और अब मैं तुमसे क्या पूछ सकती हूँ कि किंग ने तुमको क्यों रेकमेंड किया तुमको खुद से यहाँ पर आने के लिए। तो हारुतो कहता है हाँ आप पूछ सकती हो, लेकिन मुझे किंग का रीजन नहीं पता। और प्रोफेसर अब उसके जान के पीछे पड़ती है और कहती है जो कोई भी बात तुम छुपा रहे हो मुझको बता दो, अगर तुम्हारे पास एंशिएंट मैजिक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझको जरूर बता दो, कहीं तुम ही तो हीरो ऑफ जस्टिस नहीं हो, अगर ऐसा है तो प्लीज बता दो। तो उसका क्लोन अब डर जाता है और कहने लगता है हारुतो आखिर तुम मुझे हर बार कहाँ फंसा देते हो, अब तुम जल्दी से
आकर मुझे बस बचाओ। फिर हम देखते हैं वहाँ पर हारुतो की एंट्री होती है शिवा के कपड़ों में और कहता है तो तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो, तो मैं आ चुका हूँ। क्लोन उसे देखकर अब काफी गुस्सा होता है और कहता है कि अगर तुम यहीं पर थे तो मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए। तो हारुतो अब उससे माफी मांगता है और प्रोफेसर को कहता है कि तुम्हारी थ्योरी बिल्कुल गलत है, इस हारुतो से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं तो रॉयल कैपिटल में बस जस्टिस करने आया था, कुछ लोगों को सबक सिखाने। जिसे देखकर प्रोफेसर कहते तुम तो वही फेमस शिवा हो, तुमने बुरे लोगों का नाम लिया, मतलब कि तुम्हें स्नाइडर के बुरे लोगों के ग्रुप का पता है। सुनकर हारुतो शॉक रह जाता है कि रॉयल कैपिटल में सच में एक इविल ऑर्गेनाइजेशन है। उसे ये बात पहले नहीं पता थी, लेकिन अब वो कहता है चलो इसी स्टोरी के साथ चलते हैं। वो उससे कहता है हाँ मुझे इसके बारे में पता था। वो स्नाइडर को कहता है चलो उस बात को छोड़ो, अगर तुम मेरी वार्निंग सुन के कल तक डुअल को कैंसिल कर दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर से इस पर हटा दूंगा। तो स्नाइडर मान जाता है और कहता है मैं डुअल कैंसिल कर दूंगा। ये सुन के हारुतो कहता है ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन वो पूछता है आखिर अब इसका मतलब क्या है। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर ने अब हारुतो को पकड़ लिया है। फिर प्रोफेसर कहते हैं कि तुमने अपने गार्ड डाउन कर दी, तुमने मेरे बाइंडिंग मैजिक को नोटिस ही नहीं किया। ये सुनकर हारुतो अपना माना कैलकुलेटर ऑन करता है और अब उसे प्रोफेसर का स्टेटस पता चल जाता है। उसे पता चलता है कि उसके पास अर्थ और डार्कनेस के एलिमेंट्स हैं। हारुतो कहता है अब समझ में आया कि आखिर बाइंडिंग स्पेल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। प्रोफेसर अब हारुतो से कहती है कि तुम इतनी जल्दी इस स्पेल को अंडू नहीं कर सकते हो और जब तक तुम मेरे 271 क्वेश्चन के जवाब नहीं दे देते मैं तुमको यहाँ से नहीं जाने दूंगी। ये सुनते ही हारुतो उसके बाइंडिंग मैजिक को तोड़ देता है और उसको पैरालाइज कर देता है और प्रोफेसर अब तो हिल ही नहीं पा रही थी। वो उससे पूछती है आखिरकार तुमने ये कैसे किया। तो पोलकोस कहता है तुम मुझसे ऐसे सवाल मत पूछो, बस तुम मुझसे माफी मांग लो। प्रोफेसर कहती है मैं माफी तो मांगना चाहती हूँ लेकिन अब मेरे क्वेश्चन 284 हो गए हैं जो कि मैं इससे पूछना चाहती हूँ, लेकिन वहीं पर हारुतो इसका कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो प्रोफेसर कहते हैं कि मुझको वॉशरूम जाना है। तो हारुतो कहता है पहले तुम ये बोलो कि तुम मुझको यहाँ से जाने दोगी, लेकिन प्रोफेसर इस बात को नहीं मान रही थी तो हारुतो उसको फ्री नहीं करता। प्रोफेसर कहती है अच्छा ठीक है मैं तुमको नहीं रोकूंगी, अब तुम जा सकते हो, बस तुम मुझको फ्री कर दो। और अब हारुतो वहाँ से चला जाता है और वो उसको फ्री कर देता है और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके प्रीवियस एपिसोड भी जरूर देखना। एंड स्क्रीन पे आपको इसके एपिसोड दिखेंगे और कमेंट बॉक्स भी जरूर चेक करना जहाँ पे आपको इसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।